Hello, how are you students? I hope all of you are very well. बच्चों, सारणी यानी डिटर्मिनेंट चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन, उसका कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस किया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग किए होंगे। बच्चों, उसी के आगे हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल रेडी होकर बैठे होंगे, कॉपी कलम बुक आपके साथ होगी। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्या है प्रॉपर्टीज सारणी की। डिटर्मिनेंट हमने आपको बताया था कि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, बेसिकली यही आपके कोर्स में इस पर हमें फोकस करना है। तो इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज तो चाहे वो सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या फोर्थ ऑर्डर का हो, सभी पर अप्लाई होती हैं, लेकिन थ्री ऑर्डर पर मोस्टली हम आपकी यहाँ पर फोकस करते और देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इस डिटर्मिनेंट की है उसमें क्या है, किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो or any column of a determinant is zero, then the value of determinant is zero। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा 2 3 5 9 1 4 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड रो है, इस थर्ड रो का ऑल एलिमेंट्स जीरो है, तो इसको कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है। सिंपली इसका जो वैल्यूएशन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लिखें A B C 0 0 0 P Q R। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एग्जैक्टली जीरो हो गई। तो इस तरीके से जैसे ही हम देखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में P Q R 0 0 0 A B C, यहाँ पे सेकेंड कॉलम का ऑल एलिमेंट जीरो है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गई, ये जीरो हो गई। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इफ द ऑल रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंजेस इंटरचेंजेस इनटू द कॉलम्स और कॉलम्स चेंजेस इनटू द रोज, रो और कॉलम्स को म्यूचुअल इंटरचेंज कर दिया जाए। इनको एग्जैक्टली अगर हम कहें मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में जो हमने पढ़ा था कि इनको ट्रांसपोज कर दिया जाए। ठीक है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसपोज कर दिया जाए। ठीक है, चेंज कर दिया जाए, तो उस केस में डिटर्मिनेंट यानी सारणी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि सारणी का मान नहीं बदलता। नो चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सपोज A B C P Q R X Y Z, ये कोई डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट हमने इसको क्या लिख दिया, A B C P Q R X Y Z। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। इसका अगर हम एक्सपेंशन करें तो क्या मिलेगा, देख सकते हो, A का रो और कॉलम चेंज कर दिया तो ये हो गया QZ माइनस YR माइनस B
सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो चेंज कर दिया तो ये हो गया pz माइनस xr प्लस c का कॉलम और c का रो डिलीट कर दिया तो सेकेंड ऑर्डर हो गया हमारा py माइनस qx। ठीक है, ये पहले वाले का हमारा आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो सेकंड को एक्सपेंड करने पर क्या आएगा देख लीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो ये आ गया qz माइनस ry माइनस p, यहाँ पे p ले लिया और इसको हटा दिया हमने तो ये हो गया सेकेंड रो में bz माइनस cy और ये आ जाएगा हमारा प्लस x को की रो और x का कॉलम डिलीट कर दिया तो ये हो गया br माइनस qc। ठीक है, अब इसमें ये तो बिल्कुल सेम है दोनों का, एक qz माइनस yr एक qz माइनस yr बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो ऐसा या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है अलोंग फर्स्ट कॉलम, इसका एक्सपेंशन करें तो फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग भी हमको यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखने से हमें पता चल रहा है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दिया जाए यानी ट्रांसपोज कर दिया जाए तो अगर हम इसको ये मान लें कि ये कोई मैट्रिक्स है A तो मैट्रिक्स A के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ A। इन दोनों का डिटर्मिनेंट यानी सारणी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे भी लिख सकते हो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AT। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम इसको मैट्रिक्स मानते हैं तो मैट्रिक्स को फिर डिटर्मिनेंट में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, उनका ब्रैकेट हटा के दो वर्टिकल लाइंस में चेंज कर देंगे। दो ये हो गए हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। क्या बदलता है, केवल साइन। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यहां दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब इसका अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 का पहली रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2 ये आ जाएगा और प्लस C1 के अलोंग ये हमारा C1 की रो और C1 का कॉलम हट गया तो ये A2 B3 माइनस A3 B2 ये एक्सपेंशन हो गया पहले का। अब सपोज कर लीजिए कि हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे R1 और टू वे जो एरो है हमारा ये R1 R3 का ये डिनोट कर रहा है कि R1 की जगह पे R3 और R3 की जगह पे R1 रख दिया गया तो इंटरचेंज करने पर ये क्या आएगा, ये हो गया A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1। ठीक है, मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन हम किसके अलाउ करते हैं,
इसको R3 के अलॉन्ग करते हैं तो आसान हो जाएगा। इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R3 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करने पर हमें सबसे पहले ये हो गया क्या, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये प्लस A1 हो गया। अब A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हमने हटा दिया तो ये हो गया B3C2 माइनस B2C3, ठीक है। फिर B1 माइनस में आएगा तो B1 को माइनस में हम लिखेंगे और इसके बाद B1 का रो और B1 का कॉलम ये हट जाएगा तो ये हो गया A3C1 माइनस A3C2 माइनस A2C3, ये हो गया प्लस C1 का रो और C1 का कॉलम हट गया तो ये हो गया A3B2 माइनस A2B3, ठीक है। ये एक्सपेंड हो गया। सिंपली A1 के लिए हमने इस कॉलम को और इस रो को हटाया तो B3C2 माइनस B2C3 ये बन गया, माइनस B1 लिया तो B ये कॉलम सेकेंड और थर्ड रो, इसको हटाने पर हमें मिला A3C2 माइनस A2C3 ये बन गया, प्लस C1 में A3B2 माइनस A2B3 बन गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो ये A3 यहाँ पे क्या A3B2 नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेने पर ये आएगा माइनस A1, ये हो गया B2C3 माइनस B3C2 और ये आ गया प्लस B1, ये हो गया A2C3 माइनस A3C2 माइनस इधर आ गया आपका C1 और ये हो गया A2B3 माइनस A3B2। होल माइनस कॉमन ले लीजिए, पूरे में माइनस कॉमन ले लोगे तो A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस यहाँ पे प्लस हो गया और C1 के साथ आ गया A2B3 माइनस A3B2, ठीक है। ये माइनस कॉमन आ गया और अगर इस चीज को हम डेल्टा कह दें यानी डिटरमिनेंट को डिनोट करें तो ये क्या बन गया, माइनस डेल्टा, यानी जो डेल्टा साइन था हमारा उस डेल्टा साइन इसको ये हमारा अगर डेल्टा है तो ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा, वहां प्लस था यहाँ माइनस हो गया, साइन केवल चेंज हुआ है तो ये हमारा। ऐसे हमने चेंज किसमें किया है, रो में। इसी प्रकार का चेंज हम किसमें कर सकते हैं, कॉलम में। पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस केवल आ जाएगा। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से चेंज कर दो तो फिर माइनस आ जाएगा। यानी जितनी बार आप चेंज करेंगे उतनी बार यहां पर ये चेंज आएगा, साइन में चेंज उतनी बार आएगा, ठीक है। जैसे अगर हमने लिया यहां पर ये A1 B1 A2 B2, ठीक है, इसको लिया तो अब इसको अगर हम 3 बार चेंज करेंगे तो 3 बार चेंज करने पर क्या आ जाएगा, ये माइनस A1 माइनस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। 3 बार अगर हम चेंज का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो इस टाइम से हमें इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी हमारे पास ये डिस्कस हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ एनी 2 rows or any 2 columns of a determinant are identical then value of determinant is 0। यानी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है तो सेम होने पर उनकी वैल्यू क्या होगी,
जीरो हो जाएगी। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1, ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट है। और इसमें हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसको लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल यानी सर्वसम है। तो क्या होगा, एक्सपेंशन इसका देखते हैं। A1 का ये रो ये कॉलम हटा दिया, तो ये B2 C1 हो गया और ये B1 C2 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट प्लस माइनस A2 के साथ ले लिया तो A2 का ये हट जाएगा, तो ये B1 C1, ठीक है, माइनस B1 C1 माइनस B1 C1 ये आ गया। और प्लस A1 यहाँ पे फिर रख दिया मैंने, तो ये हट गया, तो ये आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। ओपन कर दो इनको, तो ये तो सेम है, B1 C1 ये कैंसिल हो गए, ये आ गया A1 B2 C1 A1 B1 C2 माइनस A1 B1 C2, और ये हमारा आ गया माइनस A1 B2 C1, ठीक है, प्लस होना चाहिए। तो ये साइन में कहीं चेंज है, A1 हो गया B2 C1 माइनस C2 B1 B2 C1 माइनस B1 C2, ठीक है, माइनस A2 ये तो ठीक है B2 C1, और A2 में हमारा आ रहा है B1 C1 माइनस दिस, ये तो सही है, प्लस A1 B1 C2 माइनस C1 B2। तो ओपन करने पर A1 B2 C1 माइनस A1 B1 C2, और ये प्लस में आएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C1। अब देखिए A1 B2 C1 ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, A1 B1 C2 ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, फाइनल क्या हो गया, जीरो। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो आ गई, ठीक है। तो इसको वेरी सिंपल वे में आप याद रखिए कि कोई भी दो रो एक जैसे हैं, कोई दो रो दो कॉलम एक जैसे हैं, तो वहां पर देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, आप फाइनली उसका रिजल्ट जीरो लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा कैलकुलेशन करने के लिए जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 1 1 1 x y z y प्लस z प्लस x प्लस y, ये कोई डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी अभी हमको आगे मिलेगी कि अगर हम एक रो को दूसरे रो में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि C2 को और C3 को हम C2 में ऐड कर दें, क्या मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर y प्लस जेड, y प्लस जेड, y प्लस जेड। ये सेम नंबर है यहाँ पे, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, 1 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, y प्लस जेड, और ये हमारा z प्लस x प्लस वाई, y प्लस जेड, x प्लस जेड, और y प्लस x। यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम आइडेंटिकल है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड हियर।
तो ये 4 प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 या 2 से अधिक अवयव योग के रूप में जुड़े हुए हैं, यानी 2 पद हैं या 2 से अधिक पद हैं, तो ऐसी स्थिति में हम गिवन ओरिजिनल सारणिक को 2 सारणिक या 2 से अधिक सारणिक में, अगर 2 पदों का योग है तो 2 सारणिक में ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर 2 से अधिक टर्म्स उसमें हैं तो मोर देन 2 टर्म्स के लिए हम मोर देन 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एज ए सम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ है, सपोज कर लीजिए a प्लस बी, और या फिर a प्लस पी, b प्लस क्यू, c प्लस r, और इधर है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, ये कोई ऐसा डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया है जिसमें फर्स्ट कॉलम में हर एलिमेंट 2-2 टर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। और दूसरा डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे p q r, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, अब आप देखिए बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हमने फर्स्ट कॉलम लिख लिया और सेकंड थर्ड बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो सेकंड टर्म था हर एलिमेंट का, उसको हम सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम बना दिया, और रिमेनिंग 2 कॉलम्स जो हैं वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं लिखा गया है। तो एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, 2 टर्म से कनेक्टेड थे इसलिए 2 डिटर्मिनेंट बने। अगर यहाँ 3 टर्म्स होते, 3 टर्म्स होते, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर x, ये y और ये z भी जुड़ा होता, तो हमारे पास एक और डिटर्मिनेंट बन जाता x y z, a2 b2 c2, a3 b3 c3। 3 टर्म्स पर 3 डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का एवरी एलिमेंट अगर 2 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स से कनेक्टेड है सम के रूप में या माइनस के रूप में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको उतने ही सारणिक में, 2 टर्म्स है तो 2 सारणिक में, 3 टर्म्स कनेक्टेड है तो 3 सारणिक में, 3 डिटर्मिनेंट्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी इस टाइप के गिवन डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए या सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दें तो सारणी का मान मूल सारणी के मान का k गुना हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इफ इन एनी डिटर्मिनेंट all element of any row or all element of any column multiplied by a constant k, then the value of obtained determinant is equal to k times of original determinant। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट दिया था उसके वैल्यू का उतने टाइम्स हो जाएगा, उतने गुना हो जाता है। जैसे देखते हैं, कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है a1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। एक दूसरा हमने डिटर्मिनेंट लिया A1 A2 A3 k टाइम्स ऑफ B1 k टाइम्स ऑफ B2 k टाइम्स ऑफ B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कॉलम को हमने k एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा ये आपको पता है, हमने पहले भी बताया था। ये हो गया B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, ये आपको मिल जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा, देखिए A1 ये हटा दिया, ये हटा दिया, k B2 C3 माइनस k B3 C2 माइनस k टाइम्स ऑफ B1 का ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दिया, तो A2 C3 माइनस A3 C2 हो गया, प्लस C1 का रो C1 का कॉलम, तो ये A2 KB3 माइनस A3 KB2 ये आ गया। अब देखिए दोनों टर्म में k है, यहाँ दोनों टर्म के टोटल में मल्टीप्लाई है k, और इन दोनों टर्म में k है, तो इसमें भी k कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी k कॉमन ले सकते हैं। तो तीनों टर्म में k प्रेजेंट होने के कारण k को कॉमन ले सकते हैं, तो होल पार्ट से k कॉमन हो गया, तो क्या बचा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। अब ये जो अंदर की क्वांटिटी है, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए इसको हम डेल्टा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स ऑफ डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या है, हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, और डेल्टा 1 क्या है, एक कॉलम के एलिमेंट्स को k एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो नया डिटर्मिनेंट बना वो डेल्टा 1 है। तो डेल्टा 1 क्या हो गया, k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। तो ये काम हम किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, ये काम हम किसी भी रो में कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल इस टाइप का चेंजेस आएगा। अगर यहाँ पर हम कोई नया कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें, सपोज कर लिए m मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू m इंटू डेल्टा हो जाएगा, तो km टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 प्रॉपर्टीज की हमने आपको बताई। और नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टीज की है सेवेंथ प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर से गुणा कर दिया जाए और दूसरी पंक्ति या दूसरी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आता है, उसका मान अपरिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है। तो ये चीज हम इस प्रॉपर्टी का यूज जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है। इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत ध्यान से ये याद रखने की जरूरत है। इन एनी डिटर्मिनेंट इफ बी ऑल मल्टीप्लाइड बाई any constant number to the all element of any row or any column is added with the corresponding element of any other row or columns, ठीक है। एक रो के सारे एलिमेंट को एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और दूसरे रो में ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो कोई इफेक्ट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे
सपोज कर लीजिए कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है, क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अब यहां हम एक काम ये करते हैं कि C1 में हम k टाइम्स ऑफ C2 ऐड कर दें, के C2 को 1 Cn यानी पहले कॉलम में ऐड कर दें, तो ये क्या मिलेगा देख लो जरा। ये हो जाएगा a1 प्लस k a2 b1 प्लस k b2 c1 प्लस k टाइम्स ऑफ c2, और इसको ऐसे रहने दो, यहां कोई चेंज नहीं आएगा, a3 b3 c3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब जो हमने सेवेंथ प्रॉपर्टी, ये 6th प्रॉपर्टी, क्या इसके पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 5th प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, और इसके बाद c1 c2 सॉरी a3 b3 c3 प्लस इसको ऐसे लिख लो k टाइम्स ऑफ a2 k टाइम्स ऑफ b2 k टाइम्स ऑफ c2, ये हो गया a2 b2 c2, ये a3 b3 c3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज आया, ये तो हो गया डेल्टा, और ये क्या हो गया k टाइम्स ऑफ दिस a2 b2 c2, ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अब देखिए वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट हियर, c1 एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम आर आइडेंटिकल। जो हमने 4th प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि दो कॉलम या दो रो अगर आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा प्लस के टाइम्स ऑफ 0, यानी ये क्या हो गया डेल्टा हो गया, यानी इट मींस देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कोई चेंज नहीं हुआ, जो मैं वैल्यू यहां थी वही वैल्यू यहां गई, ठीक है। तो ऐसा हम दो रो को भी ऐड कर सकते हैं, दो कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, 3 कॉलम को कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि C1 में हमने C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर दिया, तो भी कोई चेंज इस वैल्यू पर नहीं पड़ने वाला है। और ये भी आप ध्यान रखिए, ये काम आप रो में भी कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। R2 में सपोज कर लीजिए जरूरत पड़ गई 2R1 माइनस R3 कर दिया, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हमने सीखा है जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहाँ पढ़ा था, मैट्रिक्स वाले में, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ डिटर्मिनेंट में भी यूज होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर इस तरीके का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, ये ऑलवेज आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एलिमेंट वेरिएबल के फॉर्म में है, यानी कोई एलिमेंट या एक एलिमेंट या दो एलिमेंट पॉलिनोमियल है किसी वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल के रूप में, तो ऐसे कंडीशन में उस वेरिएबल के जगह x इक्वल टू 1 रखने पर या a रखने पर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहते हैं x इक्वल टू a रखने पर अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो हम कहते हैं x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 1 रखने पर वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहते हैं क्या, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है।
सपोज कर लीजिए कि जैसे हमारे पास दिया है डेल्टा यानी एक डिटर्मिनेंट 1 1 1 दिया है और एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिया है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब दिया है। ठीक है, अब इसमें हम x के जगह पे अगर 1 रख दें तो क्या होगा, 1 रखने पर ये 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रो कैसे हो गए, सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए। ये और ये दोनों रो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो जब आइडेंटिकल हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो क्या कहेंगे, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का ये एक फैक्टर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8वीं प्रॉपर्टी है। तो 8 प्रॉपर्टी ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हमें एक्सरसाइज करनी है। तो इस एक्सरसाइज के करने से पहले इन प्रॉपर्टीज को अभी हम आपको ड्यूरेशन देते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए, इनको लर्न करिए। लर्न करने के बाद जब ये हमें थोड़ा सा माइंड में प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो उससे एक्सरसाइज करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी हर क्षेत्र में काम करने वाली है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एरिया हो और चाहे एकेडमिक एरिया हो, दोनों में ये प्रॉपर्टीज हेल्पफुल हैं। इसलिए जरा सा इसका इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, पहली एक्सरसाइज फिर सेकंड एक्सरसाइज, इनको कराने के बाद फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कंपटीशन के लेवल के हैं, कंपटीशन में कैसे करते हैं, कम टाइम में कैसे करते हैं, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसलिए हर वीडियो हमारा निश्चित रूप से आप देखते रहें और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करके उसका फुल बेनिफिट प्राप्त करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।